देखिए जो एसी थ्योरी है, सबसे पहले हम एसी थ्योरी के बारे में परिचय की बात करते हैं कि जो परिचय है, एसी थ्योरी क्या है, परिचय की बात करते हैं। देखिए अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि एसी थ्योरी इसका नाम है तो केवल एसी पर ही इसके अंदर बात होगी। हम डीसी पर भी इसके अंदर बात करेंगे कि डायरेक्ट करंट क्या होती है, डिस्क धारा क्या होती है, उसकी भी पूरी जानकारी लेंगे और एसी की भी पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन जिस तरह से डीसी परिपथों के बारे में हमने जाना था, जिसमें ओम का नियम था, किरचॉफ लॉ था, तो ये सभी क्या था कि उनके अंदर केवल डीसी पे बात की गई थी। तो यहाँ पे जो नियम लागू होंगे केवल एसी वाले नियम लागू होंगे, ठीक है, एसी के नियम बताए जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी एसी के लिए होगी, इसीलिए इस चैप्टर का नाम एसी थ्योरी पड़ा है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एसी है, ठीक है, अल्टरनेटिंग जो करंट है, प्रत्यावर्ती जो धारा है, हमारे जो जीवन है उस जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो हम पूरे टिके हुए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर टिके हुए हैं और पूरी टेक्नोलॉजी एसी और डीसी पे टिकी हुई है। अगर करंट नहीं होगी तो साला जीवन ऐसे मान लो कि समाप्त सा ही हो गया है। फ़ोन चार्ज नहीं हो तो भैया फ़ोन चार्ज नहीं है, इन्वर्टर ढूंढोगे, सोलर ढूंढोगे, लेकिन वो भी एक तरह से एसी डीसी है, तो उनको भी कहाँ से ढूंढोगे जब करंट ही नहीं होगा, तो जब करंट के बारे में तुम जानोगे ही नहीं। तो इसीलिए क्या है कि जो प्रत्यावर्ती धारा जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है ये बनाई कैसे जाती है और किसके द्वारा हमें मिलेगी, वेव कैसी होती है, कौन सी वेव पे कौन से पॉइंट पे आपको क्या चीज़ मिलेगी, हर एक चीज़ हम इसके अंदर देखने वाले हैं, आवृत्ति देखने वाले, सब चीज़ें मतलब इस लेसन के अंदर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की, हमने बात कर ली, यही इसका परिचय है। एसी आपको अल्टरनेटर से प्राप्त हो जाएगी, डीसी आपको डीसी जनरेटर से प्राप्त हो जाएगी, बैटरी से प्राप्त हो जाएगी, ये इसका परिचय हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत धारा के प्रकारों की, कि विद्युत धारा के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार की होती है। विद्युत धारा आपके कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी? सबसे पहले विद्युत धारा आती है स्थैतिक विद्युत और गतिज विद्युत। सबसे पहले जो विद्युत धारा आती है वो आती है स्थैतिक विद्युत और गतिज विद्युत। स्थैतिक विद्युत जो है, स्थैतिक विद्युत क्या होती है? वह विद्युत धारा जो हमारे किसी काम में नहीं आ पाती, ठीक है, वो स्थैतिक विद्युत धारा होती है। अपने पढ़ा था शायद चौथे चैप्टर में, हमने देखा था कि जो स्थैतिक विद्युत होती है वो हमारे किसी काम में नहीं आती है। हो सकता है किसी घर्षण के कारण वो बन गई हो और वो जहाँ पर बनी वहीं पर समाप्त हो गई हो, तो ऐसी विद्युत धारा है जो हमारे किसी काम में नहीं आती, वो स्थैतिक विद्युत धारा होती है। दूसरी होती है गतिज विद्युत धारा। कौन सी होती है? गतिज विद्युत धारा। ये तो गतिज विद्युत धारा होती है, ये गतिज विद्युत धारा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी होती है दिष्ट धारा। कौन कौन सी? पहली होती है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी होती है दिष्ट धारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। सबसे पहले तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा की बात आती है और काफी प्रॉब्लम हमें यह आती है कि हमें प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा याद नहीं हो पाती। उसको रीजन ये है कि हम हमेशा रटते हुए आए, आज भी हम रटते ही है, कभी हम इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि जो प्रत्यावर्ती धारा है इसकी परिभाषा जो है बनी कैसे। देखिए परिभाषा कैसे बनती है, जैसे कि मान लो कि मेरे गांव के अंदर मेरी अच्छी उठ बैठ है, मैं अच्छे लोगों के साथ बैठता हूँ, अच्छे लोगों के साथ उठता हूँ, ठीक है, सभी से प्रेम से बात करता हूँ, तो एक तरह से अब गाँव वाले जो है मेरी अपनी एक अलग से ही परिभाषा बना लेंगे। परिभाषा का मतलब तरुण नाम का एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, सबके साथ अच्छा उठ बैठ रखता है, सबके साथ अच्छी बोलचाल रखता है, तो वो एक तरह से मेरी परिभाषा बन गई और उसी के साथ साथ मेरे को फॉलो किया जा रहा है। अब इसी प्रकार से क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये जब बनाई गई थी तो जैसे ये दिखती है या जैसे ये काम करती है उसी को लेकर के इसकी एक परिभाषा बनाई गई है। जिस तरह से ये वर्क करेगी, ठीक है, उसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी परिभाषा बना सकते हैं। और अभी जब मैं आपको बताऊंगा इसको बना करके तब आपको पता चलेगा। प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा समझने से पहले हमें प्रत्यावर्ती धारा की वेव को समझना होगा। ये जो प्रत्यावर्ती धारा की वेव होती है ये क्या होती है? देखिए ये प्रत्यावर्ती धारा की क्या होती है, ये वेव होती है। आप सभी को पता है एक तरह से ये ग्राफ है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे 2 होती है, यहाँ पे 3 होती है और यहाँ पे 4 होती है। इस तरह से बढ़ती हुई चली जाती है, यहाँ पे 5 होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, यहाँ पे 270 डिग्री हो गया और यहाँ पे 360 डिग्री हो गया। हर मतलब ग्राफ के अंदर एक एक पॉइंट की वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। अब जैसे कि मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी रहेगी? इस पॉइंट की वैल्यू रहेगी लगभग 2 और 180 के इधर थोड़ा है तो कितना हो जाएगा, लगभग मान के चलिए 150, ठीक है।
तो 2 150 इसकी वैल्यू, हर पॉइंट की ग्राफ के अंदर हर पॉइंट की एक वैल्यू होती है। ये आपको एसी की वेव नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है? एसी की वेव नजर आ रही है। अभी यहाँ पे हम इससे परिभाषा बनाते हैं, वह विद्युत धारा जो समय के साथ, ठीक है, जो समय के साथ अपना मान और दिशा दोनों परिवर्तन करता हूँ, समय के साथ हो रहा है, क्योंकि समय कभी भी रुकता नहीं है। समय कभी रुका है किसी के लिए? नहीं रुका। तो विद्युत धारा के लिए क्या समय रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपना मान, वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपना मान, पहले 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे जा रहा है, फिर 4 पे जा रहा है, फिर 5 पे जा रहा है, इसी तरह से अपनी शिखर वैल्यू तक जा रहा है, ठीक है। वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपना मान, ठीक है, मान चेंज किया, और दिशा पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव में आ गया, ठीक है, मान और दिशा दोनों परिवर्तन करता हो, वो आपकी अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। कुछ समझ में आया? वह विद्युत धारा जो समय के साथ, मतलब समय तो चेंज होगा, लेकिन चेंज होते हुए समय के साथ अपना मान और दिशा दोनों परिवर्तन कर ले, वह विद्युत धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट कहलाती है। समझ में आया? किसी के समझ में आया? अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो वापस बोल सकता है, समझा दूंगा। समझ में आ रहा है सभी के? स्टैटिक विद्युत मैंने बताया था कि अगर किसी रेशम के कपड़े पे हम किसी कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो वहां पे कुछ जो कांच के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके रेशम के कपड़े के ऊपर आ जाते हैं, और वहां पे जो है आपको कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, सर्दियों के अंदर हम ऊन की स्वेटर पहनते हैं, जब शाम को स्वेटर को खोलते हैं तो चटचटाहट की आवाज आती है। एक तरह से वो स्वेटर जो है वो कपड़ा है, और हमारी जो बॉडी के साथ जो हमारी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो स्वेटर के अंदर चले गए थे, और स्वेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन जाने से जब तुमने स्वेटर खोल ली तो उसी वक्त वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगे। क्या होने लगे थे? मुक्त होने लगे थे। इसीलिए वहां पे चटचटाहट की आवाज आती है, और वही होती है स्टैटिक विद्युत, जो हमारे किसी काम में नहीं आ रही, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये दोबारा बताओ, तो देखिए इसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले तो प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा दोनों चेंज होता है। सबसे पहले ये देखो, मान कहाँ चेंज हो रहा है और दिशा कहाँ चेंज हो रही है, ठीक है। जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी, परिभाषा समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे आप देखो, पहले जो वैल्यू थी हमारी 0 पे थी, ये वेव 0 पे थी, फिर ऊपर की ओर गई, फिर 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया। 1 2 3, ये क्या है? ये मान है। क्या है ये मान है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसके अंदर 2 एरिया है, एक पॉजिटिव एरिया हो गया, एक नेगेटिव एरिया हो गया। तो वेव पहले प्लस में चल रही थी, फिर माइनस में आ गई। एरिया यानी दिशा होगी, एरिया यानी दिशा होगी। तो पहले प्लस दिशा में थी, अभी माइनस दिशा में आ गई। तो विद्युत धारा, ऐसी विद्युत धारा वही होती है जो समय के साथ, मतलब परिवर्तित होते हुए समय के साथ अपना मान और दिशा दोनों परिवर्तन करे। वह विद्युत धारा कौन सी विद्युत धारा कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा या ऐसी विद्युत धारा कहलाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी हम बात करते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है, इसके हम क्या क्या बुला सकते हैं हम इसको। एक तो प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या बोल सकते हैं? एक तो हम अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हम इसको अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? ऐसी धारा बोल सकते हैं, ऐसी करंट हम इसे बोल सकते हैं। अभी मैं बात करता हूं जो ऐसी, आपके पास ये वेव है, आप अगर इसको सीआरओ की सहायता से देखना चाहो तो ये आपको कुछ 3 प्रकार की प्रतीत होगी। 3 प्रकार की आपको मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? एक तो मिलेगी आपको शॉर्टटूथ वेव। कौन सी मिलेगी? शॉर्टटूथ वेव। शॉर्ट की तरह आपको ये नजर आ रही है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह आपको ये नजर आएगी, ये शॉर्टटूथ वेव है, ठीक है। ये कौन सी वेव होगी? शॉर्टटूथ वेव होगी। एक आपको वेव कौन सी मिलेगी? वर्गाकार वेव। कौन सी मिलेगी? वर्गाकार वेव। ये वर्गाकार वेव होगी। तो यहाँ पे ये कौन सी वेव है? शॉर्टटूथ वेव। और ये कौन सी है? वर्गाकार वेव, ठीक है। ये 2 प्रकार की वेव आपको मिलेगी। वैल्यूज सभी की वही रहेगी, 90, 180, 270 और 180 ये जो वैल्यू है, ठीक है। वेव के अंदर जगह वही रहेगी। तो ये आपके पास 3 प्रकार की वेव हो गई। अब मैं बात करता हूँ जो इंडिया है, जो भारत है, भारत के अंदर ये बनाई जाती है, ये 50 हर्ट्ज तक बनाई जाती है। कितने हर्ट्ज तक बनाई जाती है? 50 हर्ट्ज तक बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि 60 हर्ट्ज तक नहीं बनाई जा सकती, 60 हर्ट्ज तक बनाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए जो है भारत की जो है पूरी जो चलन चलता आ रहा है विद्युत धारा के लिए, वो पूरा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप पे इसकी वेव को चेंज, इसकी आप फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाना चाहते हो तो जितना भी चाल चलन चलता हुआ आ रहा है विद्युत धारा के लिए, जैसे कि होल्डर वगैरह, स्विच वगैरह, ठीक है, ये सभी, और जनरेटर वनरेटर, सभी कुछ आपको चेंज करने होंगे, तभी जा करके आपको
दूसरी मिल पाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये भारत के अंदर 33 केवी तक इसका उत्पादन किया जाता है। कितने केवी तक किया जाता है? 33 केवी तक इसका उत्पादन किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर 33 केवी तो हमने तो देखा तो 132 केवी भी, ठीक है, कितना 132 केवी भी हमने देखा है, और इससे ऊपर भी हमने देखा है, 66 केवी भी हमने देखा है, और इससे ऊपर भी हमने देखा है, ठीक, 200 केवी से भी ऊपर हमने देखा है। तो ऐसी कोई बात नहीं, देखा है हमने। एक हमारे पास ट्रांसफार्मर नाम की एक युक्ति आती है जिसे हम परिणामित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिणामित्र हम बोलते हैं। ट्रांसफार्मर को क्या कह सकते हैं हम? ठीक है, हम परिणामित्र जिसे हम कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो वोल्टेज आपको 33 केवी के रूप में मिल रहा है आउटपुट के रूप में, इसी वोल्टेज को ये डाउन भी बना सकता है और कम भी कर सकता है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? वोल्टेज को कम और ज्यादा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर क्या वोल्टेज बनाता है, क्या वोल्टेज उत्पादन करता है, तो ट्रांसफार्मर कभी भी वोल्टेज का उत्पादन नहीं करता। ट्रांसफार्मर केवल और केवल वोल्टेज को कम और ज्यादा यानी कि अप और डाउन करता है, और इसी के आधार पर ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार के बनाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बात करूं, जो आपके पास एसी वोल्टेज है, ठीक है, एसी जो वोल्टता है, इस एसी वोल्टता को कम और ज्यादा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? परिणामित्र का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का हम इसके अंदर प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, कितने केवी तक बनाया जाता है? 33 केवी तक बनाया जाता है। इसको अप और डाउन करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, परिणामित्र का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें कि इसका उत्पादन कहां से किया जाता है, तो इसका उत्पादन करने के लिए हम अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। किसका? अल्टरनेटर के द्वारा आपको प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगी। ये आपके पास जो एसी थी, एसी की कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होनी जरूरी है। और अब हम बात करते हैं कि ये जो 50 हर्ट्ज है, ये 50 हर्ट्ज चीज क्या है। देखिए क्या होता है कि आपको ये एक साइकिल नजर आई, एक दो, एक साइकिल कब होगी? जब 0 से लेकर के 360 तक हमारी वेव पहुंच जाती है, तो उसे एक साइकिल कहते हैं। ठीक, क्योंकि साइकिल का एक चक्कर जो होता है पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो इसने अपना एक 360 डिग्री का राउंड पूरा किया है। ठीक है, तो हम इसे एक साइकिल कहेंगे। इसी प्रकार की 50 साइकिल क्या होती है? एक सेकंड में बनती है। एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में इसी प्रकार की अगर 50 साइकिल बनती है तो हम उसे ही 50 हर्ट्ज कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर एक सेकंड में 60 हर्ट्ज बन रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? सॉरी, 60 साइकिल बन रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? 60 हर्ट्ज बोलेंगे। बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये हो गई हमारी प्रत्यावर्ती धारा की बात। अब हम बात करते हैं दिष्ट धारा की। दिष्ट धारा क्या होती है? देखिए, दिष्ट धारा को हम डीसी धारा भी कह सकते हैं, डीसी धारा भी हम कह सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं डीसी धारा, दिष्ट धारा को क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट करंट भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट भी हम इसे कह सकते हैं। जो दिष्ट धारा होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक्स से सर्किटों में ज्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है पूरी काम ही डीसी पे करती है, इसीलिए इसका काम हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे सर्किट होते हैं, चार्जर हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, या फिर एलईडी हो गई, इन सभी के अंदर छोटे छोटे डीसी के सर्किट है। सभी के अंदर डीसी की सर्किट है। मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी छोटा सा डीसी का सर्किट है जिसको बैटरी से सप्लाई दी जाती है। तो ये बैटरी जो होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डीसी का उत्पादन करने के लिए, ठीक है, दिष्ट धारा जो बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? डीसी जनित्र और बैटरी से। ठीक है, और भी कई चीजें हैं, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें और समझ में आती जाएगी। तो बेसिकली इन दो चीज़ों से हम ज़्यादातर बनाते हैं, इसका प्रयोग हम ज़्यादातर इन्हीं के द्वारा हम बनाते हैं। अब आपको मैं बताऊं इसका प्रयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? जब एक चीज़ के ऊपर अगर किसी दूसरी चीज़ की लेपन किया जाता है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई लोहा है, लोहे के ऊपर तुम सोने की परत चढ़ाना चाहते हो, चांदी की परत चढ़ाना चाहते हो, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इसके लिए भी हमें डीसी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, डीसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? डीसी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो डीसी के द्वारा जो वोल्टेज मिलता है ना, वो हमें हमेशा एक जैसा वोल्टेज मिलता है। एक जैसे का वोल्टेज मतलब घटता हुआ और बढ़ता हुआ वोल्टेज नहीं मिलता, एक जैसा वोल्टेज मिलता है। तो उसी से क्या होता है कि जो
इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, या फिर हमें आर्क वेल्डिंग कह सकते हैं, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनके लिए जो वोल्टेज चाहिए, सबसे पहली बात तो पावरफुल वोल्टेज चाहिए। और पावरफुल वोल्टेज के साथ साथ वोल्टेज ऐसी चीज जो अपना मान परिवर्तन ना करे, क्योंकि अगर मान जाए गलती से अगर परिवर्तन कर लिया, तो मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसी के ऊपर कर रहा हूँ, और अगर मान लीजिए यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है और यहाँ पे जल्दी अगर गलती से मान अधिक हो गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो वैल्यू है, जो मान है, वो ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे किसी भी चीज की परत अधिक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वहाँ पे वोल्टेज समान चाहिए, समान वोल्टता चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के भी इसका प्रयोग करते हैं। 650 वोल्टेज तक क्या किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। कितने वोल्टेज तक? 650 वोल्टेज तक इसका उत्पादन किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो अगर इसको डाउन करना है, ठीक है, अगर इसको डाउन करना है तो डाउन करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रतिरोध का करेंगे। किसका करेंगे? प्रतिरोध का करेंगे। और अगर अप करना है इसको, अगर अधिक करना है तो अधिक करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? रोटरी बूस्टर का हम प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आएगी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 होती है। अब हमारा सवाल होता है सर फ्रीक्वेंसी 0 कैसे होती है, एक बार बताइए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी वेव को समझना होगा, और वेव को समझ करके वेव से इसकी परिभाषा बनानी होगी। यहाँ पे मैं एक बार डीसी की वेव बना लेता हूं। यह आपके पास डीसी की वेव है, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि जैसे कि मैंने बताया जैसा इसके अंदर मान होता है सभी का, किसी न किसी 5, 4, ठीक है, कोई ना कोई मान जरूर होगा इसका। इस तरह से कोई ना कोई मान जरूर होता है हर जगह का। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा हम समझते हैं। परिभाषा ये कहती है कि वह विद्युत धारा जो समय के साथ, मतलब समय तो चेंज होगा, इसने साफ कह दिया कि समय के साथ, वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपना मान और दिशा दोनों परिवर्तन ना करे, वह विद्युत धारा डीसी विद्युत धारा कहलाएगी। अब यहां देखते, 5 से शुरू हुई, 5 पर ही चल रही है, अपना मान चेंज किया नहीं किया। प्लस में शुरू हुई थी, प्लस में ही चल रही है, अपना मान चेंज किया नहीं किया। तो वह विद्युत धारा जो समय के साथ, मतलब परिवर्तन होते हुए समय के साथ, समय तो परिवर्तन होगा, समय को हम नहीं रोक सकते, वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपना मान और दिशा दोनों परिवर्तन ना करे, वह विद्युत धारा डीसी विद्युत धारा कहलाती है। उसके अंदर मान चेंज होता है, वो शुद्ध डीसी नहीं होती। शुद्ध डीसी आपके पास यही होगी। अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसकी परिभाषा अलग बनेगी, सभी की परिभाषा अलग बनती है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने देखा कि मैंने आपको बताया कि एक साइकिल किसे कहेंगे, अगर 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा हो। लेकिन यहाँ पे कौन सा चक्कर पूरा हो? यहाँ पे 5 पे शुरू आ रहा मामला और 5 पे ही चलता जा रहा है, नहीं हो रहा कोई परिवर्तन। कोई परिवर्तन हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसके अंदर जो हर्ट्ज की वैल्यू रहेगी, जो आवृत्ति की वैल्यू रहेगी, वो 0 रहेगी। कितनी रहेगी? 0 हर्ट्ज यहाँ पे मामला है, ठीक है। 0 हर्ट्ज है, वैल्यू कितनी आ रही फ्रीक्वेंसी की? 0 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकिल नहीं बन रही, यहाँ पे वेव सीधी चल रही है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई साइकिल नहीं बन रही, इसीलिए यहाँ पे 0 हर्ट्ज माना जाता है। अब जो है आपके पास जो डीसी है वो भी 3 प्रकार की होती है। ये कौन सी डीसी है? शुद्ध डीसी। एक डीसी आती है आपके पास परिवर्तनीय डीसी। कौन सी आती है? परिवर्तनीय डीसी कुछ इस प्रकार से होती है। और ये जो परिवर्तनीय डीसी है, इसके अंदर क्या होता है कि दिशा तो परिवर्तन नहीं होती, ठीक है, लेकिन मान में कुछ परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? मान में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे परिवर्तनीय डीसी की परिभाषा बनेगी कि वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपना मान तो कुछ परिवर्तन करेगी लेकिन दिशा परिवर्तन नहीं करेगी, वह कौन सी दिशा, वह कौन सी विद्युत धारा कहलाती है? डीसी, सॉरी, परिवर्तनीय डीसी कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक आती है पल्सेटिंग। पल्सेटिंग डीसी कौन सी होती है? हॉस्पिटल में हम सभी लोग जाते हैं, वहाँ पे कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हो, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो, जो कुछ गुजरने वाला हो, ऐसी कोई बात नहीं है, जो जी रहा हो उसके भी लगा हुआ होता है, ठीक है। वो एक टीवी सा लगा हुआ होता है, क्योंकि वो डॉक्टरों का इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स के नाम हमें तो नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कुछ स्क्रीन की तरह होता है। उसकी स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह से, जब तक आदमी जिंदा है तब तक तो
इस तरह से चलता है और आज में निकल जाने के बाद वेव बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो इसी हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। बात समझ में आएगी। इसी प्रकार से हमारे पास भी एक वेव होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई आदमी निकलता नहीं है। यहाँ हमारे पास डीसी होती है लेकिन यहाँ कोई आदमी निकलता नहीं है। आदमी के लिए बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डीसी के लिए बात हो रही है। अगर मान ली गलती सीधा हो जाए तो समझ जाइएगा कि शुद्ध डीसी है। यहाँ पे भी शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध, पापों से शुद्ध, पाप धो दिए सारे, निकल गया, ठीक है, सब कुछ समाप्त हो गया, तो वो बिल्कुल शुद्ध हो गया, हो जाता है शुद्ध लास्ट के अंदर शुद्ध। यहाँ पे भी अगर मान लीजिए वे सीधी हो जाए शुद्ध, ऐसा नहीं है कि इसको शुद्ध बना नहीं सकते, इसको तो चलो ठीक है, ये तो वो तो ऊपर वाले का खेल है, यहाँ तो अपना खेल होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फिल्टर नाम की एक युक्ति आती है। क्या आती है? फिल्टर नाम की एक युक्ति आती है जो कैपेसिटर द्वारा, डायोड द्वारा, इन सभी से बनाई जाती है। और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, जो फिल्टर होता है, फिल्टर के द्वारा हम जो पल्सेटिंग डीसी या जो परिवर्तनीय डीसी है, दोनों डीसीओ को हम शुद्ध डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शुद्ध डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा सर ना। अभी देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास एसी धारा है, एसी वोल्टेज है, इसको हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं तारों की सहायता से, बहुत दूर तक, ठीक है। और अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी को हम कुछ ही दूर लेकर के जाएंगे, डीसी डाउन हो जाएगी। यहाँ से बेस 650 वोल्टेज रहा हूँ, वहां पे मेरे को 300 वोल्टेज रही है। कहाँ गई है वोल्टेज? क्योंकि जो डीसी की वोल्टेज होती है ये तारों के द्वारा इनकी खपत कर ली जाती है, ठीक है, तारों के द्वारा इनकी खपत कर ली जाती है। तो जितनी हम बेचते हैं ना डीसी, हमें उतनी मिलती नहीं है, ठीक है, डीसी डाउन हो जाती है। इसीलिए डीसी के लिए हम पतले पतले वायरों का यूज करते हैं। पतले पतले वायरों का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो वोल्टेज की खपत कम करेंगे। काफी लोगों के दिमाग में से सवाल आता होगा कि सर एसी के लिए तो इतने मोटे मोटे वायर हम यूज करते हैं और डीसी के लिए बहुत पतले पतले वायर हम यूज करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो वायर होते हैं उन वायरों के द्वारा वोल्टेज की खपत की जाती है डीसी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए जितना पतला वायर होगा वोल्टेज उतनी क्या रहेगी? कम रहेगी। एक चीज और बताऊं मैं आपको, वोल्टेज देखिए वायर के अंदर दो सतह होती है, एक तो मध्य सतह, मतलब एक तो बीच वाला हिस्सा और एक बाहर वाला हिस्सा। जो वोल्टेज चलेगी कहां से चलेगी? मध्य से होकर के चलती है। और करंट कहां से? बाहर, उसके जो सतह होती है बाहरी सतह, उस सतह से। तो जितना, एक जैसे कि पानी का पाइप होता है, आप आगे से उसका टाइट कर लीजिए, प्रेशर और तेज हो जाएगा। उसी तरह से वोल्टेज के लिए अगर आप वायर को और पतला बना दोगे तो प्रेशर और तेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम पतले पतले वायरों का हम डीसी के अंदर प्रयोग करते हैं। इसका फायदा यह है कि हमारी वोल्टेज की जो है खपत कम से कम होती है। और अगर मैं बात करूँ एसी की, तो एसी के लिए कितने मोटे वायर ले लीजिए, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब ऐसा भी नहीं है कि सर डीसी अगर बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है तो इसका कोई रास्ता है क्या? बिल्कुल रास्ता है। रास्ता यही है कि मान लीजिए आप यहाँ से डीसी भेज रहे हैं, ये पहुंच गई है 5 किलोमीटर तक, आपने यहाँ से कितनी भेजी थी? 650 वोल्टेज भेजी आपने, ठीक है। कितनी भेजी? 650 वोल्टेज मिली है आपने, आपको यहाँ मिले 500 ही रही है, लेकिन आपको यहाँ चाहिए 650 वोल्टेज, फिर कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए फिर यहाँ पे इसको बूस्ट करना होगा। क्या करना होगा? बूस्ट करना होगा। बूस्ट करने के लिए हम यहाँ पे डीसी जनरेटर की सहायता से भेज रहे होंगे, सीधी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर डीसी जनरेटर एक इसके समांतर क्रम में जोड़ करके और फिर उसको वोल्टेज को वापस से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये काम किया जाता है। ये काम एसी के अंदर भी किया जाता है, ये काम डीसी के अंदर भी किया जाता है, दोनों के अंदर ही किया जाता है। बस हमारा बेसिक सा पॉइंट इतना है कि डीसी के लिए हमें पतले वायर का यूज करना है, रीजन मैंने आपको बता दिया है। एसी के लिए आप मोटे वायर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी के लिए जितनी अधिक वोल्टेज होगी उतना ही अधिक मोटा वायर आपको यूज करना होगा, ठीक है। ये बात कर ली हमने डीसी की। तो ये डीसी की कुछ बातें थी, कुछ समझ में आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ पावर फैक्टर के बारे में, ठीक है, cos फाई के बारे में। वैसे करनी नहीं चाहिए क्योंकि cos फाई आगे आएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए जो डीसी होता है, डीसी के अंदर पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है? इकाई होता है। कितना होता है डीसी के अंदर? पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ शुरू होते हैं और एक साथ, कोई इसके अंदर शिखर मान होता नहीं, ठीक है। तो डीसी और वोल्टेज अपने साथ एक साथ चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब मान लो कि करंट और वोल्टेज के अंदर कुछ डिग्री का अंतर होता है, अधिकतर तो 90 डिग्री का अंतर माना जाता है, लेकिन 90 डिग्री का होता नहीं, वो 50-60 के आसपास होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये जो अंतर है,
इसी अंतर के कारण क्या होता है, करंट और वोल्टेज आपस में पिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इसी कारण या तो अगर करंट आगे हो गया है तो पावर फैक्टर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा, ठीक है, जिसे आप लीडिंग कह सकते हैं। और अगर मान लीजिए करंट पीछे रह गया, वोल्टेज आगे निकल गया, तो आपके पास पावर फैक्टर कौन सा हो जाएगा, लेगिंग हो जाएगा, जिसे आप पश्चिमगामी कह सकते हैं, लेग हो जाता है, लेग हो जाना। और अगर मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ शुरू होकर के अपनी शिखर वैल्यू तक पहुंच रहे, शिखर वैल्यू यानी कि अधिकतम मान, ये अधिकतम मान शिखर मान होता है, ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वहां तक दोनों अपने साथ एक साथ पहुंच रहे हैं तो वहां पावर फैक्टर कौन सा माना जाता है, इकाई पावर फैक्टर माना जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये पावर फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं। पावर फैक्टर निकालने के यहाँ पे हमारे पास से फॉर्मूला होता है, जो डीसी के अंदर फॉर्मूला होता है वाट निकालने का, पावर निकालने का। पावर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीसी के अंदर बात कर रहा हूँ, डीसी के अंदर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V इंटू आई, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये पावर निकालने का फॉर्मूला हो गया किसके अंदर, डीसी के अंदर। अगर एसी की बात करूँ तो एसी के अंदर क्या हो जाएगा, एसी के अंदर पावर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू आई, आगे cos फाई। ये cos फाई क्यों आया, ये cos फाई क्यों आया पता है, ये cos फाई इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो cos फाई होता है इसको हम डिग्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिग्री कह सकते हैं। कितने डिग्री का अंतर होता है, cos थीटा साइन थीटा, इनके अंदर डिग्री का मान माना जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर आ गया उसको इससे दर्शाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे cos फाई माना जाता है। तो एसी के अंदर पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आई cos फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आई, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये होती है आपके पास कुछ, आज हमने केवल परिचय पे बात की है, ज़्यादा हमने बात की है इसके अंदर। और जो है आगे हम हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चालू होंगे वो कल से चालू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी सब इम्पोर्टेंट है भैया, सभी को याद ही करना है। उम्मीद है आपके सब कुछ समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो यही है, आपके सामने हूँ, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।